राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि दीदी हमें गोवर्धन की परिक्रमा या फिर हम वृंदावन की परिक्रमा करने का सोच रहे हैं, आप बताइए कि कौन सा दिन ठीक होगा। देखिए, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आपको बिहारी जी ने बुला लिया वही दिन आपके लिए बहुत अति उत्तम होता है। जिस दिन बुलावा आ गया ऊपर से, मतलब कन्हैया जी के नाम से जिस दिन बुलावा आ गया उसी दिन आप चले जाइए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछना चाहो कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो साधु संत हैं, अभी जो वृंदावन में हैं, ब्रजवासी जो हैं, मतलब जो लोग वृंदावन में वास करते हैं, वो किस दिन परिक्रमा को उचित मानते हैं, तो मैं आज आपको ऐसी 3 तिथियों के बारे में बताने जा रही हूँ। अर्थात महीने में वो 3 तिथियां हैं जिस दिन परिक्रमा का जो फल होता है ना, वो आपको 10 गुना ज्यादा मिलता है। आप देखेंगे कि वृंदावन की परिक्रमा उस दिन तो इतनी भीड़ होती है, जितने भी ब्रजवासी होते हैं, ब्रजवासी किसे कहते हैं? जो वृंदावन में वास करते हैं उनको ब्रजवासी कहते हैं। तो जितने भी ब्रजवासी होते हैं वो उस दिन परिक्रमा अत्यधिक ज्यादा करते हैं। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि महीने में ऐसे कौन से 3 दिन होते हैं जिस दिन परिक्रमा का फल आप लोगों को ज्यादा मिलता है। तो अगर आप भी मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, देखिए पहले तो बरसाने की भी परिक्रमा होती है, गोवर्धन की भी परिक्रमा होती है, वृंदावन की भी परिक्रमा होती है। इनफैक्ट मैंने इस पे वीडियो भी बनाई है कि किसकी परिक्रमा कितने किलोमीटर की है और इन परिक्रमाओं को करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके एंड ऑफ स्क्रीन में भी लगा दूंगी, आप जाके चेकआउट जरूर कीजिए कि गोवर्धन की परिक्रमा करते वक्त किन 10 बातों का ध्यान रखना है, या फिर वृंदावन की परिक्रमा करते वक्त कुछ बातें आपको ध्यान रखनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि जो लोग नए होते हैं, जिनको पता नहीं होता है, वो लोग ये गलतियां कर देते हैं। ये गलतियां आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। तो आज मैं आपको आज की जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है कि ऐसे कौन से 3 दिन होते हैं जिस दिन परिक्रमा हमें लगानी चाहिए। तो देखिए, अगर हम महीने की बात करें, एक महीने में 2 एकादशी आती है, ठीक है। एक कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। तो वृंदावन में कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी, अर्थात दोनों एकादशी पर परिक्रमा जरूर और जरूर लगाई जाती है। हर ब्रजवासी, हर तो मैं नहीं कहूंगी कि लगभग कोशिश करता है हर ब्रजवासी कि वृंदावन में अगर वो है और अगर उसकी वो अवस्था है कि वो परिक्रमा करने योग्य है, तो फिर वृंदावन में वो परिक्रमा करता है। एकादशी वाले दिन परिक्रमा करने का अपना एक अलग महत्व होता है। वृंदावन के जो साधु संत होते हैं वो एकादशी पर परिक्रमा जरूर और जरूर करते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि सेम जैसे वृंदावन की परिक्रमा होती है, सेम अगर गोवर्धन पे भी एकादशी की परिक्रमा का नियम होता है। लोग क्या करते हैं कि 2 एकादशी होती है महीने में, दोनों दिन आते हैं और गोवर्धन की परिक्रमा अपनी जोड़े से कर लेते हैं। इस पे भी मैं कभी वीडियो बना दूंगी। लोग कहते हैं कि दीदी क्या जोड़े से ही परिक्रमा कर सकते हैं, कि सिंगल परिक्रमा नहीं कर सकते? तो उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बना के आपका डाउट जरूर और जरूर क्लियर कर दूंगी। लेकिन आज टॉपिक चल रहा है कि किस दिन परिक्रमा करना उचित रहता है। तो अगर आप गोवर्धन की या मथुरा, वृंदावन, बरसाने किसी की भी परिक्रमा करने की सोच रहे हैं, तो आप एकादशी का दिन सिलेक्ट कीजिए। एकादशी के दिन आप देखेंगे कि कितनी ऊर्जा होती है, कितने ब्रजवासी परिक्रमा कर रहे होते हैं। परिक्रमा का आनंद ही आनंद आ जाता है, क्योंकि एकादशी के दिन व्रत होता है और उस व्रत में अगर प्रभु का नाम ले लिया जाए तो व्रत की महिमा 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, व्रत का फल 10 गुना ज्यादा हमें मिल जाता है। दूसरी जो तिथि, ये 2 तिथियां हो गई, एकादशी 2 आती हैं, तो महीने के 2 दिन ये हो गए। एक दिन मैं आपको और बता रही हूँ जो कि साल में 12 होते हैं और महीने में एक ही बार आता है, वो होता है पूर्णमासी। जी हाँ, एकदम सही सुन रहे हो आप। इनफैक्ट मैंने तो ये देखा है कि जो राजस्थान के लोग होते हैं वो पूर्णमासी पे इतनी परिक्रमा करते हैं, राजस्थान से आ जाते हैं और गोवर्धन पर पूर्णमासी पे परिक्रमा करते हैं। कहते हैं पूर्णमासी पे भगवान चंद्र जो होते हैं, चंद्र देवता जो होते हैं, वो अपनी ऊर्जा बहुत ज्यादा आप लोगों को देते हैं। पूरी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं, अपनी बहुत ज्यादा पृथ्वी के पास होते हैं। पूर्णमासी पर उनकी जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज्यादा पृथ्वी पर गिर रही होती है। उनकी जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, वो बहुत ज्यादा पृथ्वी पर गिर रही होती है। आप देखेंगे कि पूर्णमासी वाली जो रात होती है ना, उस दिन एक तो चांद आपको पूरा दिखेगा और चांद की जो रोशनी होती है, चांद की जो शीतलता होती है, मन को मोह लेती है। अगर आप पूर्णमासी वाले दिन परिक्रमा करते हैं और चांद का दीदार करते हुए परिक्रमा करते हैं, तो आपको परिक्रमा का 10 नहीं,
मैं कहती हूँ आपको परिक्रमा का 20-30% फल अत्यधिक मिलने वाला है। और ऊपर से आपके अंदर, क्योंकि कहते हैं पूर्णमासी पे चांद देखना बहुत ज्यादा अत्यधिक होता है, चाहे वो कोई सी भी पूर्णमासी हो। ये नहीं कि मैं शरद पूर्णिमा की बात नहीं कर रही, शरद पूर्णिमा पे तो चांद देखना है ही विशेष, लेकिन कोई भी पूर्णमासी पर चांद की जो किरणें होती हैं वो पृथ्वी पर बहुत ज्यादा गिर रही होती हैं। चांद का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी पर बहुत ज्यादा गिर रहा होता है। चांद की जो ऊर्जा होती है वो पृथ्वी पर बहुत ज्यादा आ रही होती है। चांद पृथ्वी के बहुत पास होता है। चांद अपनी पूरी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इसलिए अगर आप गोवर्धन या फिर वृंदावन की परिक्रमा पूर्णमासी के वाले दिन करते हैं और चांद का दीदार करते हुए करते हैं, और चांद की जो ऊर्जा होती है वो आप पर अगर गिर रही होती है, तो आपके अंदर की जो नेगेटिविटी होती है, आपके अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो भी समाप्त हो जाती है। तो ये 3 दिन जो होते हैं महीने के, ये बहुत 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 ज्यादा आवश्यक होते हैं परिक्रमा करने के लिए। बाकी मैं आपको बताती हूँ कि महीनों के हिसाब से कौन सा महीना उत्तम माना जाता है परिक्रमा के लिए, कौन सा महीना उत्तम नहीं माना जाता। देखिए, महीने के हिसाब से तो मैंने आपको बताया कि हर महीने की एकादशी, हर महीने की पूर्णमासी पर आप परिक्रमा कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ दिन भी ऐसे होते हैं जो परिक्रमा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं। जैसे कि अक्षय तिथि आने वाली है, तो अक्षय तिथि पर भगवान के चरणों के दर्शन होते हैं। अक्षय तिथि पर परिक्रमा करना बेहद शुभ माना जाता है। जैसे कि नवरात्रि होती है, 4 नवरात्रि होती है, लेकिन जो गृहस्थ जीवन में लोग हैं वो 2 नवरात्रि बनाते हैं। नवरात्रि पर वृंदावन की, गोवर्धन की परिक्रमा करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। जन्माष्टमी पर वृंदावन की, गोवर्धन की परिक्रमा करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। रामनवमी पर, राम पंचमी पर वृंदावन की, गोवर्धन की परिक्रमा करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। अर्थात जो भी सनातन धर्म से संबंधित त्योहार होते हैं उन पर भी वृंदावन और गोवर्धन की जो परिक्रमा है उसको करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। और आपको पता है कि 3 साल में एक बार आने वाला मल मास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, बहुत सारे नामों से इसको संबोधित किया जाता है। कहीं कहीं पे लोन का महीना भी बोला जाता है। इस पे तो पूरे महीने परिक्रमा करने का फल 100 गुना ज्यादा मिलता है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने तो इस लोन के महीने में लेट के भी वृंदावन की परिक्रमा करी है, कंप्लीटली लेट के। मैंने तो जोड़े से करी है क्योंकि मेरा घर ही वृंदावन में है, इन्होंने भी सिंगल करी है। मैं आपको बताऊंगी कि दूसरी वीडियो में क्या परिक्रमा जोड़े से करनी चाहिए। बहुत लोगों का भ्रम होता है कि अरे एक परिक्रमा कर ली तो अब मेरे पे कर्जा चढ़ गया भगवान का, मुझे एक परिक्रमा और करनी है। तो इस पे भी मैं बहुत जल्दी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अगर आप महीने के महीने परिक्रमा करने की सोच रहे हैं गोवर्धन और वृंदावन की, तो आपके लिए एकादशी सर्वोत्तम दिन माना जाएगा, या फिर पूर्णमासी सर्वोत्तम दिन है, या फिर ऐसे दिन जिस दिन सनातन धर्म का कोई ना कोई त्योहार होता है, उस दिन आके आप वृंदावन और गोवर्धन की परिक्रमा कर सकते हैं। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।